दुनिया में, इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकें। कोरोना वायरस मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दील हो रहा है। वायरस की भारतीय किस्म इंतहाई खतरनाक है। ईद उल अज़हा पर एहतियात ना की गई तो ये पाकिस्तान में भी फैल सकता है। SOPs पर अमल दरामद से चौथी लहर से बचा जा सकता है। तमाम शहरी वैक्सीन लगवाएं, वज़ीर आज़म। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मुतालिक SOP पर अमल नहीं हो रहा। SOPs पर अमल ना हुआ तो शादी हॉल्स और इंडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। कोरोना की चौथी लहर की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर का ट्वीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं नाज़रीन। मुआविन खुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार इस वक्त नेशनल यूथ काउंसिल से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। दूसरी तरफ मेरे लीडर ने, मेरे वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि हम भी हाईटेक में नौजवानों को एम्पावर करेंगे। ये लेकिन लैपटॉप के ज़रिए अपनी तस्वीरें लगाकर अपनी एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे। हम नौजवानों को एम्पावर करेंगे ताकि आप लोग जॉब हासिल कर सकें। वो 50 अरब रुपए जो लैपटॉप पे लगाए गए, उसने कोई जॉब क्रिएशन नहीं की इस मुल्क में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 50,000 हमने हाईटेक स्कॉलरशिप्स दी हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ लैपटॉप से भी ज़्यादा कॉस्टली थी, उसमें जॉब क्रिएशन हुई है। मैं जब नौजवानों को मिला हूँ जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे 6 माह के हमारे कोर्सेज़ किए हैं, तो दौराने जब वो ट्रेनिंग ही थे अभी हासिल कर रहे थे तो उनको जॉब्स मिल गई। बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे सामने आई हैं। तो ये एक विजन है। हम एक एक रुपया आवाम के टैक्स का पैसा सोच समझ के लगा रहे हैं। जो फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टोरिटी ड्राइव की जो वो बात कर रहे थे कि किस तरह से बैरूनी दौरों से भी पैसे बचाए गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे कम किए गए। इसी तरह अगर हम नौजवानों के लिए भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हम नौजवानों के लिए रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं। और बिज़नेस लोन स्कीम का जो विजन है वो यही है कि आप लोगों को पैसे दिए जाएं, आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है, हुनर है, जो तजर्बा है, उसके ज़रिए आप कारोबार शुरू करें और जॉब क्रिएटर बन जाएं बजाय जॉब सीकर बनने के। और इसी तरह थर्ड ई जो इसका पिलर है कामयाब जवान का, जिसका आप लोग हिस्सा हैं एंगेजमेंट का, और आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी जी कि हमें फ़ैसला साजी में शमूलियत मिलनी चाहिए, हमारी आवाज़ जो है वो पावर कॉरिडोर्स तक जानी चाहिए। तो आज मिनिस्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कल असद उमर साहब से भी आप लोग मिले, प्रेसिडेंट साहब से भी आप मिले हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को हम एक्सेस दें मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से भी, जिस चूँकि अब आपके मैं देख रहा था वर्किंग ग्रुप्स बन चुके हैं और उस वर्किंग ग्रुप में हमारे नौजवान जिस मिनिस्ट्री के रिलेटेड या जिस चीज़ पे आप लोग काम करना चाह रहे होंगे, और सबसे मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट ग्रुप होगा जो हम कानून साजी करना चाह रहे हैं नौजवानों के हवाले से, जो लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं नौजवानों के लिए, और उसके ऊपर असद उमर साहब भी काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है। तो आप में से जो वर्किंग ग्रुप उस पर काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको। नेशनल यूथ काउंसिल में आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप मुल्क के नौजवानों की तर्जुमानी कर रहे हैं, जो उनके मसाइल हैं उनकी निशानदेही करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमें कानून साजी की भी ज़रूरत है, लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है, या अदारों के अंदर आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हमारे नौजवान ऊपर जा सकें, वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। तो आखिर में जी मैं एक दफ़ा फिर आप सबको एक तो मुबारकबाद देता हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए ये नेशनल यूथ काउंसिल बनाई गई, अब आपके वर्किंग ग्रुप्स बन चुके हैं और उसको हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि उसमें से क्या इनपुट हमें मिलता है। जो भी आप लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक तो मुतलका जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या अदारे हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ भी हम मिलेंगे
اور جو اصل مقصد ہے ہمارا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تاکہ وہ زندگی کے میدان میں اوپر جا سکیں. بہت شکریہ. میں UNFPA کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں, اسکول آف لیڈرشپ کا, اور میں دیکھ رہا تھا یہاں لورا بھی بیٹھی ہوئی ہیں UNDP سے. UNDP کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. UNDP نے بھی ہمارے ساتھ, اور ان تمام انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز کا جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اس مشکل وقت میں یہ ہمارے ساتھ مل کر نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, نوجوانوں کی تعمیر و ترقی پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا جو پرائم منسٹر عمران خان کا خواب ہے, اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ حصہ بنیں گے, اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر لگے رہیں گے. کامیاب جوان, کامیاب پاکستان, پاکستان زندہ باد. معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نیشنل یوتھ کونسل سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام وزیر اعظم عمران خان کا اپنی نوجوان نسل پر اعتماد ہے. کامیاب جوان پروگرام میں قرضے کی حد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت سے پھیلنے والا کرونا وائرس پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بھارتی قسم کے وائرس سے انڈونیشیا, بنگلہ دیش اور افغانستان بری طرح متاثر ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ پر قوم نے احتیاط نہ کی تو یہ خطرناک وائرس پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے. ملک میں کرونا صورتحال کے جائزہ اجلاس کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ احتیاط کے ذریعے کرونا کی چوتھی لہر سے بچا جا سکتا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برکی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس مختلف خطوں میں اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے. وائرس کی بھارتی قسم انتہائی خطرناک ہے اور اس نے بھارت کے علاوہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش, انڈونیشیا اور افغانستان میں تباہی پھیلا دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں کرونا کیسز نیچے جاتے جاتے پھر زیادہ ہو رہے ہیں. دنیا میں اس سارے خطے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ. اس وقت بنگلہ دیش میں بڑا برے حالات ہیں, وہاں پھیل گئی ہے. ہندوستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی تباہی مچائی ہے اس نے. افغانستان وہ پہنچ گئی ہے, اور افغانستان میں اس وقت اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھیں تو وہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی جو ایک وقت پہ ہندوستان میں تھی. انڈونیشیا پہنچ گئی ہے, اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی. تو میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے لوگ تھک گئے ہیں, اس سے دنیا میں لوگ تھک گئے ہیں یہ SOPs کے اوپر چلنے کے لیے. لیکن ایک چیز, یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے کہ چوتھا ویو آنے والا ہے, تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان میں کورونا کے دوران صورتحال کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کا اعتراف کیا گیا ہے. اکانومسٹ نے دنیا میں پاکستان کو تیسرے نمبر پر کورونا سے اچھی طرح سے نمٹنے والا ملک قرار دیا ہے. انہوں نے اس کامیابی پر قوم اور انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. آپ نے بڑا زبردست اور مشکل کام ہے. ساری دنیا میں دیکھیں کہ لوگ تھک گئے تھے, تنگ آ کے, بہت مشکل تھا لوگوں کو کہنا کہ جی SOPs کے اوپر چلو. تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہم نے ڈالا ہے, ہماری گورنمنٹ نے آپ کے اوپر, انتظامیہ پہ بڑا پریشر ڈالا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ احتیاط کریں. خاص طور پہ عید کے دوران یہ ماسک کی کمپلائنس دیکھیں. اور یہ اس سے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین مناسب مقدار میں موجود ہے اور تمام شہری ویکسین لگوائیں تاکہ مستقبل میں مزید پابندیوں اور لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے. ریاض برکی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, بلیٹن اور بھی خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بیٹا, بقرعید آ رہی ہے, قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا. ابا اس سال حصہ نہیں, بکرا لیں گے فوراً. کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا؟ MCB برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف. ناظرین, وفاقی وزیر اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے کرونا وائرس کی چوتھی لہر شروع ہونے سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی ہالز اور ریسٹورانٹس میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے متعلق SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. SOPs پر عمل نہ ہوا تو شادی ہالز اور انڈور ڈائننگ بند کر دیں گے. ٹویٹر پر جاری بیان میں اسد عمر نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت
कोरोना की चौथी लहर के इम्कानात जाहिर कर रही है। अब कोरोना की चौथी लहर शुरू होने की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद न करना खतरनाक वायरस के इक़साम बिलखुसूस भारतीय किस्म के फैलने की बुनियादी वजह है। कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जारी है और आज के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और इस वक्त रुकन कौमी असम्बली अपने अपने मुकर्रर वक्त पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास जारी है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है और अरकान अपनी बारी पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है और मज़ीद तफसीलात के लिए हमने PTV न्यूज़ के नुमाइंदे राना शहजाद से रब्ता किया है। शहजाद, बताइएगा कि आज कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है, इसी हवाले से मज़ीद अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ और इजलास के आगाज़ ही में हवाबाजी के वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने ऐवान को बताया कि कल इजलास में अपोजिशन अरकान ने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए हैं फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से, तो इस हवाले से उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा हैं और मुल्की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 7.5 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तकरीबन इस साल 29 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी हैं, जो कि पाकिस्तानी मैशत को संभाला देने के लिए बहुत मुआवन साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हदायत पर कोरोना वबा की वजह से बैन अल-अक़वामी परवाज़ों को महदूद किया गया था, लेकिन अब जो हमारी दरख्वास्त पर NCOC ने ये जो यूरोप, बरतानिया, चीन और कनाडा से बराह रास्त परवाज़ों में मुसाफिरों की हद जो 20% थी उसको बढ़ाकर 40% कर दिया है। ताहम इस हद को हमने मज़ीद दरख्वास्त की है कि 60 या 70% तक बढ़ा दिया जाए। गुलाम सरवर खान ने मज़ीद बताया कि मशरिक़ वस्ता के लिए 5 जुलाई से PIA की खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं और अब तक टोटल PIA की 290 खुसूसी परवाज़ों से 54,116 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा लंदन से 4 चार्टर परवाज़ें पाकिस्तान आ चुकी हैं। मैनचेस्टर से 7, पेरिस से 2 चार्टर परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि 20 जुलाई तक कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान वापस आना चाहता है वो बाहर नहीं फंसा रहेगा और उसको बाज़िद तरीके से वतन वापस लाया जाएगा। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से बताया कि ये कानून 15 जुलाई 2020 को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमत वक्त का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कम लागत वाले घरों की तामीर यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ पार्टनरशिप की गई है। मुआहदे के मुताबिक ये शराकतदार 50% घर नया पाकिस्तान स्कीम में रजिस्टर्ड अफराद को मुहैया करेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 3.5 मरला से लेकर 5 मरले के 45,000 कम कीमत घर बनाए जा रहे हैं और इसकी किस्त जो 6,000 से लेकर 10,000 रुपये माहाना है और ये जो इकसात हैं 20 साल में पूरी होंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ने शहरों से मुल्हका कस्बात में 12 स्कीमों का भी इफ्तिताह कर दिया है और इस हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए जो कर्ज की कुल दरख्वास्तें हैं वो 33,506 आ चुकी हैं। इस मद में 110 अरब रुपए कर्ज देने के लिए रखे गए हैं, जिसमें से अब तक 35 अरब और 30 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4 से 6 माह के अरसे में 30 लाख घर बनना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आप हमें कौमी असम्बली के इजलास के बारे में तफसील से आगाह कर रहे थे। और यहाँ तस्करा करते हैं कोरोना वायरस का। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47,528 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,737 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मज़ीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 22,518 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है।
गुज़श्ता रोज़ 4,22,754 अफराद गुज़श्ता रोज़ 4,22,754 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 1,90,67,352 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एग्री डैशबोर्ड पर पेशरफ्त बैरून मुल्क दौरों के दौरान तय पाने वाले मुआहिदों के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो के विजन के तहत एग्री डैशबोर्ड से ज़रई अजनास की तलब व खपत के आदाद शुमार किसी भी तरह के ग़िज़ाई बहरानों की बरवक्त निशानदही और उनसे बचने में मुआवन साबित होंगे। सूबाई हुकूमतों की मुआवनत से एग्री डैशबोर्ड एशिया खुदनोश की कीमतों को बढ़ाने से रोकने को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एग्री डैशबोर्ड को हातमी मराहिल तरजीह बुनियादों पर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और इसे जल्द मुकम्मल फ़ाल बनाने की हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर मोइज यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरों और पाकिस्तान आए सरबराहान से किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए बनाए गए डैशबोर्ड के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए इस शुबे में जिद्दत ला रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में आपको जो है वो इस हवाले से जो है वो बताते चलेंगे, आपको लिए चलेंगे बुनेर। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया की तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी की जानिब से इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग के मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि जामियात मुस्तकबिल के सलामती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो दें और इसके अलावा मसनूई ज़हानत और क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए काम करें। सदर ममलिकत का कहना था कि तलबा की फ़िक्री सलाहियतों में इजाफे के लिए तनक़ीदी सोच और तज्ज़ियाती महारत पैदा करना ज़रूरी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तालीम फराहम करने पर एयर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नेशनल यूथ काउंसिल के वफ़द ने मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार की क़ियादत में मुलाकात की और सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवान मुल्क की आबादी के 68% से ज़्यादा हैं और इनकी सलाहियतों को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बरूए कार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। सदर ममलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम ने नौजवान कारोबारी अफराद को कर्ज़ों और महारत पर मबनी तरबियत फराहम करने में नुमाया किरदार अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नौजवान माशरे के पसमानदा तबकात की मदद से पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है और हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला अपोजिशन का इत्तेहाद अपने बोझ से खुद गिर चुका है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीडीएम वाले हुकूमत गिराने का दावा तो करते रहे लेकिन हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम वाले एक दूसरे के दस्तो गिरबा हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तरद शुरा अनासर के बहरूफ कौम देख चुकी है और इस टोले के ड्रामे को बखूबी जानते हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद आवाम को धोखा नहीं दे सकता। नाज़रीन, अभी आपको लिए चलेंगे बुनेर, जहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। तशरीफ लाए थे, उनका ख्याल था कि स्वात के लोग और मलकन के लोग इनको हम धोखा देंगे और ये जलसागाह में आएंगे और हम बेरोजगारों के सामने बैठ के हम जो पिछले 70 साल तक इस कौम को बेवकूफ बनाते रहे दोबारा बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की आवाज, मेरे प्राइम मिनिस्टर की आवाज हर घर तक पहुंच चुकी है और उसका सबूत आज जो इस हलके में बुनेर में जमात इस्लामी के लोग धड़ाधड़ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, आज ये उसका सबूत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वाद में आप आए, मेरे लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, मलकन रीजन के लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान का साथ दिया। अब मैं आऊंगा, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, ये बुनेर में एक छोटा सा ट्रेलर है जो सिर्फ 2 दिन के
इनविटेशन पे रियाज खान ने मुझे इनवाइट किया था कि आप आए पुनेर में। ये तो सिर्फ 2 दिन के इनविटेशन का कारनामा है। जब हम पूरी तैयारी करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। और जो मौलाना साहब अब इंशाल्लाह मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पंडाल में बिठा दिया उनको, और रात की तारीकी में उनको 15 मिनट तकरीर करके वहां से तुम भाग गए हो। और उसके साथ अब इंशाल्लाह मैं बन्नू और डीआई खान आऊंगा और मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के टाइगर्स आपके साथ डीआई खान और बन्नू में क्या करते हैं। उसके बाद वो शोबाज शरीफ आएगी। मैं उसको सुन रहा था, जरा सुनिए, मैं उनको सुन रहा था कि अब खैबर पुख्तनख्वा को हम ठीक करेंगे। और बेशरम आदमी, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खैबर पुख्तनख्वा में जो पिछले 5 साल और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे 3 साल, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसका सबूत ये आज 3रा साल पूरे होने वाला है मेरी हुकूमत का, और ये लोग जो मेरे साथ, ये नौजवान जो खड़े हैं, ये उसकी जिंदा मिसाल है कि खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। उसके बाद उस बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकन में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में ना आने दे। अब किस मुंह से बेशरम आदमी तुम स्वाद में आके ये बात कह रहे हो। और उनके साथ जो लड़की आई थी, औरत, पता नहीं मरियम औरंगजेब नाम है कि क्या नाम है, मैं नहीं जानता इन लोगों को। उसने हमारे लगाए हुए मलम जबा में लोग धूप में खड़े थे, वर्कर्स उनकी धूप में खड़े थे, और वो मलम जबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। ये इतने बेशरम लोग हैं। जब मैं इधर आ रहा था, मैंने रियाज से कहा था कि स्टेज पे कोई आपने साया नहीं करना, मैं अपने वर्करों के साथ इस धूप में बैठूंगा। मेरा लीडर इमरान खान धूप में बैठता है, तो मैं कौन सी चीजों की मैं इनके साथ धूप में नहीं बैठूंगा। मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों के साथ धूप में बैठूंगा। उसके बाद जो मलम जबा के हवाले से वो बातें करते रहे कि मलम जबा स्कैंडल, ये आके उन्होंने खुद अपने आंखों से देख के वहां पर खुद इंजॉय करते रहे। ये बेशरम लोग, ये इतने बेशरम है ये। उसके बाद स्वात में शांगला से यहां पर अब्दुल मुनीम आया है, एक बंदा है, उसका नाम है मीर मकाम, जानते हैं आप लोग ना उसको। ये स्वाद में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वाद के लोगों पे हुक्मरानी करूंगा। ओए बेशरम, स्वाद के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे इख्तियार के नीचे काम करेंगे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे 2018 में, ये मेरे हल्के पे खड़ा था एनए के लिए, वहां पे ये अपनी स्पीच में कह रहा था, उसकी वीडियोस है, मेरे ख्वाहिश थी कि यहां पर स्क्रीन हम लगा लेते और वो वीडियो आपको सुनाते और दिखाते। उसमें ये कह रहा है, जब 2017-18 में आखिर में जब हमारी हुकूमत थी और सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो ये कह रहा है कि मलकन लोगों में, स्वाद के लोगों में इतनी
गैरत या अहमियत उनकी नहीं थी कि ये एक सेनेट का टिकट स्वात में देते। आप देख ले, आज इमरान खान ने स्वात और मलकन को पूरा वजीर आला दिया है। वो अपनी स्पीच में कह रहा है कि अगर स्वात से कोई वजीर आला बना मलकन से तो मैं उसके काफिले में शामिल होऊंगा। ओए बेशरम, शामिल हो या फिर वो मैं कहता है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये याद रखना मीर मकाम, पीटीआई में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम चोर हो, डाकू हो। मुशर्रफ को अपना भाई कह के उसको लूट के उसके बाद अब तुम नून जैसे चोरों के साथ मिल गए हो। बेशरम आदमी शांगला का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब तुम कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ आएगा। जब तक इमरान खान जिंदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे और ये नौजवान उसके साथ होंगे तो ये चोर दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। एक और बंदा जो कल मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, क्योंकि आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को वो किलो के हिसाब से बेचते हो और तुम तो आलू की कीमत दर्जन की बजाय किलो के बजाय दर्जन बताते हो। बेशरम आदमी, तुझे ये पता नहीं है कि आलू और अंडे दर्जनों पर बिकते हैं या किलो पे बिकते हैं। ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का ये हुक्मरान बन गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए। और ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक पाकिस्तान को लोगों को धोखा देंगे? ये और किसी को धोखा नहीं दे सकते, सिर्फ सिंध में ये धोखा दे रहे। और इंशाअल्लाह 2023 में जो इलेक्शन होगा पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। देखे पहले 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा पूरा मुल्क और पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछले 2019-20 में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह अब 25 तारीख को शायद इलेक्शन हो रहे हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर समेत कप्तान का होगा इंशाअल्लाह, कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। ये कहते हैं, ये जिस तरह आज जो JI से जो नौजवान हमारे साथ शामिल हुआ और जो उसने बात की इमरान खान के हवाले से, हालांकि वो तो जुमात इस्लामी से शामिल हो रहा है, वो कह रहा था कि मैं जुमात इस्लामी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अब उस टांगे में सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक सिराजुल हक है और एक इनायतुल्लाह है, बाकी कुछ नहीं है। और इंशाअल्लाह अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की शामत आ गई है और जो शिरानी साहब ने जमीयतुल उलमा इस्लाम बना दिया है, तो ये भी इंशाअल्लाह 2 बंदों वाले टांगे में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कुल के इस्लाम की जो बात की, जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की और जो कुरान शरीफ के हवाले से बात की और जो जिहाद के हवाले से बात की, ये तारीख में किसी ने किया है? और जो आपको दिवालिया मुल्क मिला था, जो दिवालिया मुल्क आपको मिला था, जो आपके हालात थे, खजाने की हालात थी, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से समथिंग ऊपर ग्रोथ है, ये किसने डिलीवर किया? ये इमरान खान ने डिलीवर किया। इंशाअल्लाह ये मुल्क अब आगे की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज मेरी आंखें
اور میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں, میں خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی, ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم اپنی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا, یہ بے روزگار کا ٹولہ اور یہ چوروں کا ٹولہ, ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ 2023 میں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو پرائم منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروگرام ہے احساس کے حوالے سے, انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو احساس میں رجسٹر کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ اس طرح ہوں گے انشاءاللہ. اس بذرا شم پختو کے بس رسو خبر ہوگم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا بنیر میں عوامی اجتماع سے خطاب. انہوں نے کہا کہ عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر پورا اعتماد کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی آواز ہر گھر تک پہنچی ہے اور اب ملک ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین, پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. کہ بلاول زرداری کی جو جماعت ہے اور بلاول زرداری خود جو ہیں اور ان کے ڈیڈی جو آصف زرداری ہیں, ان کی جو تربیت ہے اس زرداری لیگ کی, وہ تربیت ہی ایسی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کرنے ہیں, عوام کو پریشانیوں کے اندر رکھنا ہے, اپوزیشن کو انہی ایشوز کے اوپر الجھا کے رکھنا ہے تاکہ ان کی جو اپنی کرپشن ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے, وہ سلسلہ رکے نہ, اور وہ کنٹینیوس بیسس پہ عوام جو ہے پریشان رہے. ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 سے 2 سال تک جو ہے وہ صوبے بھر کے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے وہ بند تھے, اور بچوں کی جو ایجوکیشن تھی وہ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ ڈسٹرب تھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ بھی سارے بند تھے, لیکن تیاریاں جو ہیں وہ ضرور کی جا رہی تھیں کہ آگے بچوں کے امتحانات آ رہے ہیں, جیسے کہ میٹرک کے امتحانات آ رہے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کام کرنا ہے. 1.5 سال کے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب صوبہ سندھ کے اندر میٹرک کے امتحانات ہوئے ہیں تو اس امتحانات کے اندر کھلے عام چیٹنگ ہوئی ہے. مطلب حالت یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر پرچے نکلے ہوئے تھے. اگر 9th کا پیپر صبح 9:30 بجے ہونا تھا تو صبح 8:30 بجے پیپر جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا تھا واٹس ایپ کے اوپر, اور سروس جو ہے وہ اتنی زبردست دی جا رہی تھی وزیر تعلیم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ بچوں کو صرف پیپر نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے جوابات بھی بتائے جا رہے تھے کہ کیا کیا جواب دینے ہیں, کس طریقے سے چلنا ہے. ہم حیران کہ پہلا پیپر ہوا, صوبے بھر کے اندر پیپر لیک ہوا, پیپر آؤٹ ہوا, واٹس ایپ پہ سلسلے چلتے رہے. وزیر تعلیم جائیں گے, وزیر تعلیم جا کے سکولز کا وزٹ کریں گے. معلوم چلا وزیر تعلیم جو ہیں وہ تو کشمیر کے الیکشنز کے اندر بزی ہیں, وہ تو کشمیر کے اندر اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کی جماعت نے گلگت کے اندر مار کھائی تھی وہ کشمیر کے اندر بھی اپنی پٹائی کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد وزیر تعلیم کا ایک بیان آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. اچھا جی, صحافی حضرات پہنچ گئے ایڈوائزر نثار کھوڑو صاحب سے پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے نثار کھوڑو صاحب نے بول دیا جناب میں تو صوبہ سندھ کا صدر ہوں پیپلز پارٹی کا, میرا کیا تعلق ہے چیٹنگ سے. کروڑوں روپے ان بورڈز کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. 2 سال کی کووڈ کے دوران جو تنخواہ ان کو ملی ہے وہ اندازاً کوئی 60 کروڑ روپے جو ہے ان کو تنخواہیں ملی ہیں, اور حالت یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, جو چیٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی تضاد ہے. ایک چیٹنگ آپ کی یہاں پہ کراچی کے اسکولوں کی ہو رہی ہے, ادھر لڑکانہ کے اسکولوں کے اندر دیکھیں وہاں پر بھی چیٹنگ کا یہی حالات چل رہے ہیں. کوئی صوبے کا ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں کہ کوئی حالات بہتر ہوں. جو حالات تعلیم کے اس وقت اس صوبے کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہی ہے, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. صوبے سندھ کے بچوں کو جس طرح تباہی کے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے, جس طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت صوبے سندھ کے بچوں کو جو ہے آپ نالائق بنانا چاہ رہے ہیں, اپنی طرح اس تعلیم کے نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہ وہ نوٹس لیں چیف جسٹس صاحب کہ اس صوبے کی جو حکومت ہے وہ بچوں کے کیا حالات کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف ہم آ نہیں رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صوبے کے اندر جو 44% جو ایک ریشیو, ایک بہت بڑی سروے کمپنی جس نے بتایا
کہ 44% آج بھی اس صوبے میں جو سکولز ہیں ان سکولز کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں. کوئی 51% جو سکول ہیں اس کے اندر صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ بجلی موجود نہیں ہے. 65% سکولز ایسے ہیں جس کے اندر پلے گراؤنڈز موجود نہیں ہیں. 35% سکولز ایسے ہیں جس کے اندر لائبریریز موجود نہیں ہیں. 47% صوبہ سندھ کے اندر سکولز ایسے ہیں جہاں پہ لیبز موجود نہیں ہیں. یہ صوبہ سندھ کی تعلیم کا جو ہے وہ حال ہے. 52% لڑکے اور 58% لڑکیاں جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر آج بھی پرائمری سکول جو ہیں وہ نہیں جاتے, وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ تمام کمال جو ہیں اور یہ شاباشیاں جاتی ہیں اس صوبے کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوسرے بڑے صاحب ہیں ان کا نام ہے نثار کھوڑو صاحب. نثار کھوڑو صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں آن یونیورسٹیز آن بورڈز. اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نالائکی, اس صوبے کے نالائکی, اعلیٰ کے نالائکی کہ 4 سال سے کنٹرولر آف ایگزامینیشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ عارضی طور پر جو پوزیشنز دے دی جاتی ہیں وہ پوزیشنز دی ہوئی ہیں, ایگزامینیشن کنٹرول موجود نہیں ہے. آپ کے حالات یہ ہیں کہ جو اسکول میں بچیاں جاتی ہیں ان کے پاس بھی وہاں پہ ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں. حالات یہ ہیں کہ ایک اسکول کے اندر جو پچھلے دنوں ایک میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ 3 بچے جو ہیں اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ 12 ٹیچرز ہیں. صوبہ سندھ کے اندر ہم نے ایسے بھی اسکول دیکھے کہ جن اسکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. حالات ایسے ہیں صوبہ سندھ کے اسکولوں کے اندر کہ گدھوں کو باندھا ہوا ہے. اور اب تو حالات یہ ہیں کہ جو بکرا منڈیاں لگ رہی ہیں وہ بھی کچھ اسکول صوبہ سندھ کے اندر ایسے ہیں کہ جو عید آ رہی ہے وہ منڈیاں بھی آپ کے اسکول کے اندر لگ رہی ہیں. صوبہ سندھ کے حالات ہماری نظر کے اندر جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی عوام کے یہی حالات رہیں گے. اب سنا ہے کہ ایک سن کوٹا پہ آئے ہوئے ایڈوائزر ہیں, ان کو کراچی کی ذمہ داری دی جا رہی ہے. ہم تو حیران ہیں کہ کیسے آپ ان کو کراچی کی ذمہ داری دے رہے ہیں. ہم تو آپ کے اس فیصلے کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے. یہ تو ایک انٹرم پیریڈ ہے, یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس دوران الیکشن ختم ہو گئے ہیں, یہاں کا میئر موجود نہیں ہے. آپ ایک سیاسی شخص کو سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسے اس شہر کے ایڈمنسٹریٹر لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا اس معاملے میں بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس سن کوٹے پہ آئے ہوئے ایڈوائزر کو آپ نے تعینات کیا تو اس کو ہم اس فیصلے کو آپ کے ہم چیلنج کریں گے عدالتوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بھی اگر آپ کرپشن دیکھیں گے تو 3 نمبر کے اوپر آتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور انہی وجوہات کے بنا کے اوپر یہ تمام چیزیں, یہ بچوں کے جو ایگزامینیشنز کے اندر جو پیپر لیک ہو رہے ہیں, جو نالائکیاں ہو رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو حیدرآباد کا بورڈ ہے, جو سکھر کا بورڈ ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ جناب اعلیٰ آپ نے جو ایگزامشن دی تھی انرولمنٹ کی, رجسٹریشن فیس کی, وہ پیسے آپ نے ہمیں ابھی تک جمع نہیں کرائے ہیں. بے شمار ایسے صوبہ سندھ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو دفتر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو خط لکھے جا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں صوبہ سندھ کے تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے. اور وزیر اعلیٰ صاحب مصروف ہیں گھومنے پھرنے میں امریکہ میں, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے فیصلوں کے خلاف, پاکستان کی سلامتی کے خلاف. ایسا لگتا ہے کہ کوئی لابی کرنے کے لیے, صرف اس وجہ سے کہ اقتدار کے اندر آ جائیں. لگتا ہے کہ جو بائیڈن کو وہاں پر کنونس کرنے گئے ہیں کہ وہ شاید اقتدار کے اندر آ جائیں گے, بلاول زرداری آ جائے گا تو یہاں پر ان کو ڈرونز کے حملے کرنے کی اجازت مل جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ہمیشہ اقتدار کے اندر آتے ہیں. کبھی امریکہ سے مدد مانگتے ہیں, کبھی انڈیا سے مدد مانگتے ہیں. یہ ایک مافیا ہے, یہ ایک مافیا ہے. یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت نہیں ہے. یہ اس وقت ایک زرداری لیگ ہے جو ایک پلاننگ کے تحت اقتدار کے اندر آتی ہے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صوبے میں تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ہمارا مطالبہ ہے کہ صوبہ سندھ میں تعلیم کی ابتر صورتحال کا نوٹس لیا جائے.
आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मैदान जंग में चैलेंजेस से निमटने के हवाले से जारी जंगी मशकों और ऑपरेशनल मनसूबाबंदी को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें बदलती हुई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल की तसलसल के साथ हिमायत जारी रखेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी को मरकज बनाते हुए मगरबी इलाके की बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के मुकम्मल खात्मे तक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान 23 जून को लाहौर में दहशतगर्द हमले में भारत के मुलव्वस होने के इनकार को मुस्तरद करता है। वजारत खारिजा की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि लाहौर हमले में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हमले में भारत ने दहशत गर्दों को सहूलत और माली मुआवनत फराहम की। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की पहले ही निशानदेही कर चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सरहद पार से इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रही हैं। कमांडर कुलभूषण यादव, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया, वो पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत है। दहशत गर्दी भारतीय रियासती पॉलिसी का एक आला है जो आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत एक जुर्म है। ये मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है कि वो भारत के उन जराइम के खिलाफ एक्शन ले जो भारतीय शहरी पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार दुनिया के सामने है। इसको भारतीय तौसीक नहीं चाहिए। हम भारत पर जोर देते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने दहशत गर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर ख़त्म करे। लाहौर हमले में मुलव्वस अफराद को हिरासत में लेकर उनको इंसाफ के कटहरे में लाए। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला राजौरी में एक और नौजवान को शहीद कर दिया, जिससे इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 2 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने नौजवानों को ज़िला के इलाके सुंदरबनी में तलाशी और मुहासरे की एक जारी कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कार्रवाई के दौरान जख्मी होने वाले भारतीय फ़ौज के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। 29 जून को शुरू होने वाली कार्रवाई के दौरान अब तक 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। उधर भारतीय फौजियों ने जिला कोलगाम के इलाके रडौनी में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की है। इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं और लोगों में शदीद खौफ और हिरास पाया जाता है। भारतीय काबिज इंतजामिया ने कोलगाम और पुलवामा के अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने उन्हें जेल में मरने के लिए कोरोना वायरस के मरीजों के साथ रखा हुआ है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से टेलीफोन पर श्रीनगर में अपनी बेटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इनकी रिहाई के लिए कोई भी अपील ना करें, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी अवाम से तनाज़े कश्मीर के हल तक जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने का अहद कर रखा है। शबीर शाह ने कहा कि वो इंसाफ और तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए शहादत को तरजीह देंगे और कभी भी कश्मीर कॉज पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल में बहुत से कैदी मुहलिक कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और इनमें से कई की मौत वाक़ई हो चुकी है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि कोरोना के मरीजों को जेल में दीगर कैदियों के साथ मरने के लिए एक ही जगह रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि बुरहान वानी शहीद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और भारत की गुलामी से निजात का बरमला ऐलान है। बुरहान वानी दरअसल अहले जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तड़प की अलामत है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की आवाज़ का मुकाबला न कर सकने वाला भारत लाखों कश्मीरियों के जज्बे को कैसे शिकस्त देगा। कश्मीर के इस हीरो को सलाम पेश करते हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने मोदी की इंतहा पसंद ज़हनियत आश्कार की। कश्मीरी अवाम जानते हैं कि इमरान खान ही उनका मुकदमा दुनिया के सामने रख सकते हैं। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में भी अपनी बदतरीन शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अपने अपने अब्बू की करप्शन बचाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हम किसी सूरत अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर बाढ़ की तनसीब का 85% काम मुकम्मल कर लिया है। चमन और तुरखम बॉर्डर को जदीद सिस्टम से लेस किया जा रहा है। शेख रशीद अहमद ने कहा
کہا کہ حکومتی اقدامات سے معاشی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان FATF کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ناظرین، راول پنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال ٹیمہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لوگوں کو ایویلیویٹ کرنے کی، لوگوں کی رسپیکٹ دینے کی، لوگوں کو پرائرٹائز کرنے کی۔ دوسری بات جو میں بڑا امپریس ہوں کہ میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں۔ انڈیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا ہم سے امیر ہے۔ انڈیا ہم سے واقعی اس کی GDP تھوڑا زیادہ ہے ہم سے پر کیپیٹا، لیکن لیبر فورس انڈیا کی لیبر فورس 39% ہے، ہماری لیبر فورس 29% ہے۔ سو انڈیا کی لیبر فورس ہم سے 10% زیادہ ہے۔ اگر ہم پر کیپیٹا لیبر فورس کی انکم دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ ہے، لیکن ان کی پرسنٹیج آف لیبر زیادہ ہے ہم سے، جس کی وجہ سے ان کا GDP ہم سے پر کیپیٹا زیادہ ہے۔ سو آج اس معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں کی خواتین، یہاں کی بیٹیاں، یہاں کی بہنیں، بیویاں واقعی ایک ایکٹیو رول پلے کریں، سوسائٹی میں اپنا کام کریں۔ یہ جو آپ کہہ لیں کہ اکنامیکل انڈیپینڈنس اور ایک مفید شہری ہونے کا جو رول ہے وہ ادا کریں، اور یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ڈپینڈنسی ریشو کم کریں اور لیبر فورس میں ہمارا شیئر بڑھے۔ لیبر فورس میں شیئر بڑھے گا تو پھر ہم امیر ہوں گے۔ یہ جو رول ہے، طریقہ کار ہے کہ خاوند گھر سے تھکا ہوا آیا، گھر میں 10 جی کھانے والے بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، وہ آیا، اس کے کپڑے اس کو دیے، جوتا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سایہ صحت سلامت رکھے، تسی نہ ہوئے تو ساڈا کی بنے گا۔ انہیں نہ گل نہیں بنتی۔ بیسیکلی خواتین اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، بزرگوں نے بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب میں دیکھتا ہوں بیٹیوں کو کہ وہ نمبر زیادہ لے رہی ہیں، وہ کام اچھا کر رہی ہیں، وہ جابس کر رہی ہیں، جابس میں PhD کر رہی ہیں، لیب میں کام اچھا کر رہی ہیں، سائنٹسٹ اچھی ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بیٹا اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا میرے دل کے بڑے قریب
ہمارے کسان محمود بخاری صاحب محمود بخاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے کسان دوست ہیں. آج میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ وزیر اعظم کا ٹرانسفارمیشن پلان ہے جی. وہ بتانے آیا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن پلان ہے کیا. تو بتانے میں کیوں آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک لالچ ہے کہ آپ میرے جتنے ہی پڑھے لکھے ہیں یا مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایکچولی جو آپ کہہ لیں زراعت ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایگریکلچر ہے، اس میں سائنس، اس میں پیسوں کا رول تھوڑا ہے. اس میں انوالومنٹ جو ہے یہ پیسوں کی تھوڑی ہے. اس میں جو بڑا رول ہے وہ سوسائٹی کو موبلائز کرنے کا رول ہے. جو بندہ اپنے کھیت میں بیٹھا ہے، کچے گھر میں بیٹھا ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہے، صحرا میں بیٹھا ہے، وہ اگر اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے اور اس کام کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو سوسائٹی آگے بڑھ جاتی ہے. اور اگر وہ مایوس بیٹھا ہے، اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، اسے آپ موبلائز نہیں کر سکتے تو سوسائٹی بھوکی مر جاتی ہے. سو جو آپ کہہ لیں کہ موبلائز کرنا ہم چاہتے ہیں تو موبلائز کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا رول ہوگا. یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں کسانوں میں سے وہ سطح کے لوگ ہیں، پنچایت کے لوگ ہیں، جو کہہ لیں کہ زیادہ ایلیویٹڈ لوگ ہیں، انٹلیکچولی دوسروں سے آگے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے یونین کونسل میں، وہ یہاں پہ نمائندہ کسان یہاں موجود ہیں. اور دوسرا ہمارے سائنٹسٹ ہیں، وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ہمارے پروفیسرز ہیں، ہماری ایسوسیشنز کے لوگ ہیں. یہ جو لوگ ہیں بیسیکلی انہوں نے اس کو موبلائز کرنا ہے، ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنا ہے. سو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں. تو بیٹا میں بات تھوڑی جو کروں گا وہ آپ کہہ لیں کہ چونکہ ترتیب سے میں نہیں بات کرتا، جو جس طرح یاد آ جائے کر دیتا ہوں. تو آپ نے تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ کام کی باتیں کچھ ہوں گی وہ ضرور پک کرنا آپ. تو ان کو آگے ان چیزوں کا آگے بڑھنا بڑا امپارٹنٹ ہے. سوسائٹی اس سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. جو سب سے پہلی بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں غلامی اور ترقی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. غلام کبھی ترقی نہیں کرتے. یو ہیو نیور سین. دنیا میں جتنے بادشاہ بنے غلام میں سے، پہلے آزاد ہوئے بعد میں بادشاہ بنے. سو غلام کبھی ترقی نہیں کرتے. تو ہم بڑی اندیکھی قسم کی غلامی کا شکار ہیں. پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ دنیا میں معاشروں کو انٹلیکچوئل ہیلپ کرتے ہیں، دانشور آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے دانشور نے کوئی ایسا سسٹم بنایا انگریزوں نے یہاں پہ جب یہاں تھے، تو انہوں نے کچھ امیر لوگ یا کوئی زیادہ غلام قسم کے لوگ جو تھے ان کو اپنا وہ تمندار بنا دیا، سردار بنا دیا، زمینیں دے دی، نمبردار بنا دیا، جو کچھ بنایا انہوں نے. وہ غلامی ایسی چلی کہ وہ انگریزوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اور وہ چونکہ سوسائٹی میں دوسروں سے آگے ہیں تو انہوں نے سوسائٹی کو آزاد نہیں ہونے دیا. ہمارے ہاں جو بندہ آپ کہہ لیں پڑھتا ہے لکھتا ہے تو پہلے دن آ کے اے سی بنتا ہے، ڈی سی بنتا ہے، تحصیلدار بنتا ہے، پولیس افسر بنتا ہے. تو وہ سارا وہ رویہ جو 1947 سے پہلے انگریزوں کا ہوتا تھا وہ اچانک ہی ایک دن لرنڈ بیہیویئر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور معاشرے کو اسی طرح غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح پہلے تھے. سو میں سوچ کی آزادی کی بات کر رہا ہوں. سو سوچ کی آزادی میں ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان میں آزادی کا ذکر کہاں سے آ گیا. بیٹا بات شروع یہاں سے ہوگی. بات شروع یہاں سے ہوگی. اس کے بغیر بات کبھی آگے نہیں بڑھے گی، بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، کمپنیوں والوں کو، محکمہ زراعت کے لوگوں کو، باقی لوگوں کا میں نام لے ہی چکا ہوں، پروفیسنل یونیورسٹیوں میں، ان کو وہ مطلب ذکر کرتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے بہت پیچھے ہیں، ہم 100 سال پیچھے ہیں، ہم 200 سال پیچھے ہیں، ہم کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور چیز ہیں، وہ کوئی اور نسل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اپنی انہوں نے اس معاشرے میں امید نہیں جاگنے دی. آپٹیمزم اور آزادی یہ پہلی شرط ہے آگے بڑھنے کی. آپٹیمزم جو یہاں پہ دانشوری کا تقاضا یہ ہے، دانشوری کی نشانی یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا. بھئی دانشوری کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دانشور کا کام یہ بتانا تھا، لیکن ہمارے دانشور نے اس کا الٹا کام پکڑ لیا. اس نے سوسائٹی کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا اور یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ہم کام کبھی نہیں کریں گے. یہاں بات ہو رہی تھی کہ میں بڑا ایکسپیرینس آدمی ہوں. سر سچی بات ہے، میں آپ کے سامنے اس لیے کھڑا ہوں کہ اس ایکسپیرینس نے میرا بگاڑا کچھ نہیں. مجھے 1990 سے لے کے 2021 تک 31 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. 31 سال کے تجربے سے میں نے کچھ نہیں سیکھا. 31 سال کے تجربے میں میرا کچھ نہیں بگاڑا.
अगर मेरा कुछ बगाड़ा होता तो मैं आज सिर्फ 5.5 करोड़ एकड़ की बात करता। मैं सिर्फ गंदम, चीनी, मकई और कॉटन की बात करता। मैं यहाँ 60 फसलों की बात करता हूँ। मैं 50 किस्म के मेडिसिनल प्लांट्स की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दुनिया में जो कुछ आप कह लें कि प्रोसेस होता है, खुराक की जितनी भी शक्लें हैं, हम अगले 2 साल के अंदर अंदर वो सारी की सारी यहाँ उगाएंगे और यही उसको प्रोसेस करेंगे, वही ब्रांड यहाँ पे लॉन्च करेंगे, बनाएंगे। वो कॉफ़ी हो, वो चाय हो, वो आप कह लें कि किसी किस्म के बिस्किट्स हों, वो किसी किस्म का मिल्क हो, वो मेडिसिनल प्लांट्स हो, वो कुछ भी हो। आप किसी भी स्टोर पे जाएं, जो कुछ वहाँ पे मौजूद होगा, अमेरिका के स्टोर पे, लंदन के स्टोर पे, जापान के स्टोर पे, वो आपके स्टोरों में, आपकी फैक्ट्रियों में यहाँ बना करेगा इंशाल्लाह। सो बेसिकली कहा यह जाता है कि रिफॉर्मिस्ट जो है, रिफॉर्मिस्ट हमेशा फील्ड से बाहर जाता है, उस फील्ड के बंदे रिफॉर्म्स नहीं करते। और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम तजर्बा सबसे बड़ा कैच है। तजर्बा सबसे बड़ी एक मुसीबत बन जाता है कि एक काम करते करते हम इतनी बार करते हैं कि हम समझते हैं इसके अलावा तरीका ही कोई नहीं करने का। सो चूंकि आप ज़राअत से रिलेटेड लोग हैं, मैं इसलिए आपसे बात करता हूं कि आप इस तजर्बे से सर जान छुड़ा लें। जो तजर्बा हम 70 साल से करते आ रहे हैं, 74 साल से, इसे उतार के फेंक दें। इस तजर्बे का नतीजा ये है कि दुनिया 2900 कैलोरीज खा रही है, हम 2100 खा रहे हैं। दुनिया के गरीबों और अमीरों से औसतन हम 38% खुराक कम खाते हैं। बेसिक ज़राअत का जो काम है, फूड, फीड एंड फाइबर देना, फूड, फीड एंड फाइबर। फूड हमें ज़रूरत है 370 किलो ग्रेन की, हम 200 किलो खा रहे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स दुनिया खा रही है 210 किलो, हम 63 किलो खा रहे हैं। कैलोरीज दुनिया खा रही है 2900 औसतन, डेवलप्ड वर्ल्ड खा रही है 3600, 3700, 3500, हम 2100 खा रहे हैं। तो अगर हम इतना थोड़ा हम फिर फीड की बात करें तो हमारे पास 1 अरब 57 करोड़ पोल्ट्री है, हमारे पास तकरीबन 9 करोड़ गाय और भैंस है, हमारे पास इतनी भेड़ और बकरी है। इनको 40 मिलियन टन खुराक चाहिए, हम 13 मिलियन टन टोटल पैदा कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री को 15 मिलियन बेल चाहिए, हम यहाँ 6 पैदा कर रहे हैं। सो हमने ना फूड पूरी की, ना फीड पूरी की, ना फाइबर पूरा किया, और हम हर वक्त फख्र कर रहे होते हैं अपनी ज़राअत पे। बुनियादी तौर पर हम ज़री मुल्क है, पंजाब इसकी बास्केट है, पंजाब इसका मरकज़ है। वजह सर 74 साल पहले भी किताब में यही लिखा था, आज भी यही लिखा है। 74 साल पहले भी हम यही बात करते थे, आज भी यही बात करते हैं। इस मुल्क में 1 करोड़ अपना क्या नाम है 138 मिलियन एकड़ फीट पानी है, सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट पानी हम स्टोर करते हैं, कभी उसकी किसी ने बात नहीं की। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन है, 5.5 करोड़ आबाद है, बाकी सारी गैर आबाद पड़ी है, कभी उसकी किसी ने बात नहीं की। सर वज़ीर आज़म का ट्रांसफार्मर प्लान ये है कि हम अगले 7 साल में जो 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर की जगह है उसको 26 मिलियन एकड़ फीट पे करेंगे, हम डबल स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज को डबल करेंगे। पिछले 3 साल में बलूचिस्तान में 735 छोटे डैम बने हैं, 735 पूरे हो गए हैं, इस वक्त 350 और बन रहा है, 7 बड़े डैम बने हैं। केपीके में 5000 छोटे डैम बने हैं, सदियों से खाली पड़ा था। गोमल डैम बना 2013 में शुरू हुआ, 2013 से लेके 2018 तक टोटल 7 खाले बने। कितने सर? 5 और जमा 2 7। पिछले 3 साल में 460 हमने बनाए हैं, उसमें 460। पानी की स्टोरेज को डबल कर रहे हैं, 138 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है, एक एक कतरा उसका हार्वेस्ट करेंगे, एक एक कतरे को उसको महफूज बनाएंगे, इन इंसानों की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जुज ये है।
ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का दूसरा जुज सर 22 करोड़ एकड़ है, 5.5 करोड़ आबाद है। पिछले 10 साल में सिर्फ 3 लाख एकड़ आबाद हुआ है नेट। जो कॉलोनियों में गया, जो सड़कों में गया, वो माइनस करके सिर्फ 3 लाख एकड़ बढ़ा है। सालाना 30,000 एकड़ बढ़ता है। और पिछले 10 साल में हमारी आबादी तकरीबन 4.25 करोड़ बढ़ गई। आजकल